हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। पीरियोडिक टेबल आज स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल जो क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है और इसमें आज हम बात कर लेते हैं ब्लॉक कैसे प्लेस करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कहाँ पर कितना ब्लॉक्स रख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे पहले आपको क्या करना है, 7 थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले पास रहता है, पहले से मेरे पास, कि 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है और ग्रुप बोलते हैं जो वर्टिकल होता है उसको। और ऐसे इसको हम डिटेल में बाद में इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि आप पहले 7 ब्लॉक्स इस तरह से वर्टिकली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आप एक ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ करके उसके बाद फिर से यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। अब आते हैं और बीच में होता है डी ब्लॉक। तो इसमें क्या करना है, 2 ब्लॉक छोड़ करके 2 ब्लॉक यहाँ पर छोड़िए और यहाँ से फिर से वैसे ही आपको फॉलो करना है और ऐसा 10 ग्रुप बीच में लाना है। 10 ग्रुप, जैसे 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ग्रुप इस तरह से आपको लाना है। और ये जो लाइन है इसको बस जस्ट आगे बढ़ा देना है। ये जो लाइन है इसको आगे तरफ मूव कर देना है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप को इस तरह से यहाँ पर ले आना है। तो पहले क्या किए, 7 ब्लॉक इस तरह से दिखाए, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ करके फॉलो किए, उसके बाद 2 ब्लॉक को छोड़ देना है, फिर 10 तक इधर आना है। अब देखिए, आपने यहाँ पर 2 ब्लॉक छोड़ करके यहाँ पर लाया था, आपको फिर से क्या करना है, 2 ब्लॉक पकड़ लेना है और इधर फिर लाइन, यहाँ से जो लाइन ऐसे जाएगा पूरा लास्ट तक रहेगा और ऐसा आपको इधर 6 बनाना है। तो ये 1 हो गया, ये दूसरा, 3 4 5 और ये 6। इस तरह से लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये हो गया और लास्ट में यहाँ ऊपर एक बढ़ा देना, क्योंकि जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा। देख लीजिए, यहाँ पर एक ऊपर एक ब्लॉक है, यहाँ भी ऊपर एक ब्लॉक है, दोनों का लेवल क्या होगा, बराबर होगा। ये पूरा का पूरा आपका एक पीरियोडिक टेबल बन जाता है। जो बीच में हुआ इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक। और ये जो होता है इसको हम लोग पूरा को बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, खुद से एक सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है कैसे हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, 7 ब्लॉक देना है। इस तरह से 7 का एक बना लेंगे, उसके बाद 1 छोड़ करके बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 छोड़ करके यहाँ पर 10 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 फिर पकड़ लेंगे और ये चलेगा आगे 6 तक। तो देख लीजिए कितना हो गया, एस में 2 ग्रुप, डी में 10 ग्रुप और पी में 6 ग्रुप। तो इस तरह से टोटल 18 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले आपको इसलिए बता दिए हैं कि आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितना ब्लॉक, जितना ये बॉक्स जो आप दिखाते हैं इसको कितना कहाँ पर कैसे दिखाना है। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा एस ब्लॉक से करना है, फिर डी ब्लॉक होते हुए उसके बाद पी ब्लॉक का। और पीरियोडिक टेबल के लास्ट में एक नीचे देखिएगा एक 14 एलिमेंट्स का 14, आपको 14 ग्रुप बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पर क्या करना है, ये एफ ब्लॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो ये आपका कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बन जाता है। उसके बाद इसमें आप एलिमेंट भर सकते हैं। हाल ही ना करब CS फायर करके एक स्लोगन है जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ऐसा एक स्लोगन आता है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, बैगन आलू गाजर इन थैला
और कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बाबा, नाना पापा आंटी सब बीमार, ओस से टेपो, फिर कल बारात आई 80, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। तो आपने एस ब्लॉक भर लिया, पी ब्लॉक भर लिया। उसके बाद डी ब्लॉक भरने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर होता है कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से, ऐसे लोग याद रखते हैं इसको। उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आगे कूद जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है यहाँ पर ला हाफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। इस तरह से कम आप इतना, ये आईपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिख लिया जाता है, तो इतना नाम आप यहाँ पर एटलीस्ट आप लिखने का कोशिश कीजिए। एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हो जाता है। एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक है, उसके बाद फिर क्या है, पी ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल है, जस्ट इतना सब लोग को पता करना है। यहीं पर एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक के लिए जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और डी ब्लॉक में कहा जाता है कि इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। डी ब्लॉक का वैलेंसी फिक्स नहीं होता है। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने के कारण वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो इसका वैलेंसी फिक्स नहीं होगा। पी ब्लॉक का फिर क्या होता है कि वैलेंसी जो होगा, पी ब्लॉक का वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इसका ग्रुप नंबर है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से करके। तो याद रखिएगा, रोमन में लिखते हैं इसको फर्स्ट ए, ये हो जाता है सेकेंड ए, फिर बीच में छोड़ देते हैं, वो बी वाला में आ जाता है, तो ये हो जाएगा थर्ड ए, ये हो जाएगा 4A, ये हो जाएगा 5A, फिर 6A, फिर 7A, और इसको 8 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे हम मैंडलीफ के पुराने वाले सिस्टम में चलेंगे तो वहाँ पर हमको कुछ और चीज़ देखने को मिलेगा। अभी आपको ये याद रखना है। तो इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी 1, सेकेंड वाले ग्रुप का वैलेंसी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ देखिए, इसका वेरिएबल होता है तो इसका हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, और इसका करते हैं। 3 है तो क्या हो जाएगा, इसका 3 ही रहेगा। 4 का यहाँ पर, यहाँ से याद रखिएगा, इसका 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो जो ग्रुप नंबर है ना, वही उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पीरियोडिक टेबल में जो एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए इसको हम पहले आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि पीरियोडिक टेबल में, जैसे बहुत पहले क्या हुआ था कि एलिमेंट का संख्या बहुत कम था, तो उसको याद करना आसान था। धीरे धीरे जब एलिमेंट का संख्या बढ़ते चल गया तो उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो गया, इसलिए एक नियम बनाते गए लोग। तो क्या है कि एक किसी भी एलिमेंट को, सारे एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप एक टेबुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर देखिए कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप्ड टुगेदर इन टेबुलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो एक पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी है। क्या लिखते हैं कि सारे जो नॉन एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स आपको पता है, सभी को उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, जब उसके ग्रुप में या पीरियड में जब उसको आप एक टेबल बना करके लिखते हैं, तो उसी टेबल का नाम क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इसका शुरुआत कैसे हो गया था, इनिशिएशन क्या था, हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या कहता है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेबोजियर का क्लासिफिकेशन आया था। लेबोजियर का क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने
जो भी एलिमेंट्स था उसको दो भाग में बांटा, दो पार्ट में कैटेगराइज किया। एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। मेटल्स का टेंडेंसी है कि जनरली वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल का टेंडेंसी है कि जनरली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। देन मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और कोई भी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितना कि उसका वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। उसी तरह से नॉन मेटल का क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना कि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जितना कि इसको बॉन्ड बनाना है, जितना कि इसको वैलेंसी होता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 8 - 5 = 3। तो 3 इसका वैलेंसी हुआ, मतलब ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही करता है, चाहे जितना नहीं करेगा। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 - 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेगा, जितना उसका वैलेंसी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, जितना कि उसका वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी के इतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और गेन होता है। फिर आगे जब पढ़ेंगे वहां पर एक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब देखिए, लेबोजियर ने जो क्लासीफाई किया मेटल में और नॉन मेटल में किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो मेटल के जैसा भी बिहेव करता था और नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करता, मतलब कि वो इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल था, जिसको कि नाम रखा गया मेटालॉइड्स। ठीक है, तो मेटालॉइड्स के लिए यही इनका एक ड्रॉबैक बन गया कि इन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि जो मेटालॉइड्स हैं, जिसका प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर जगह दिया जाए। तो मेटालॉइड्स के लिए लेबोजियर के क्लासिफिकेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आते हैं डोबरनेयर का ट्रायड रूल। काफी इजी है, आपने सुना होगा डोबरनेयर ट्रायड रूल। ट्रायड मतलब त्रिक का नियम, मतलब 3 एलिमेंट को इन्होंने सजाया। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि देखिए, आप 3 एलिमेंट को ऐसे अरेंज करें कि साइड वाले दोनों का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो नियरली बीच वाले के हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, पता है। ब्रोमीन का 80 होता है, ये ब्रोमीन का, और ये क्या है, आयोडीन का है। तो अब दोनों साइड वाले का जब एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लगभग नियरली होना चाहिए, नियरली या एग्जैक्टली भी हो सकता है, वो बीच वाले के हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 35.5 प्लस 127/2 करते हैं तो ये 81 पॉइंट समथिंग जाता है, जो कि किसके बराबर है, बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। तो यही ट्राइड रूल था। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, कैल्शियम का ये है, स्ट्रोंशियम का ये है, और इसका बेरियम का है। तो अगर आप दोनों साइड वाले का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो बीच वाले के नियरली इक्वल होता है, तो हो जाएगा 40 प्लस 137/2। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं 7, तो ये देखिए 2 से 8 गया, 88 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब नियरली इक्वल जा रहा है। तो ये डोबरनेयर ट्रायड का एक नया नियम बन करके आया, क्योंकि लेबोजियर का क्लासिफिकेशन तो गलत हुआ, उसका बहुत लंबे समय तक चला नहीं। उसके बाद फिर डोबरनेयर ने अपना एक ट्राइड रूल दिया। इन्होंने 3 एलिमेंट को सजाया और बोला कि 2 साइड वाले का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बीच वाले के नियरली इक्वल होगा। तो इस तरह से आगे और भी आप ले सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNa, आप चाहे तो इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसका लगभग एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, देखिए सभी एलिमेंट इस पर फिट नहीं होते थे ऑल्सो। और इसमें एक और भी बात था कि डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में कोई जानकारी इस ट्राइड रूल में नहीं दिया गया। मतलब ये भी बहुत ही स्पेसिफिक था, सभी के लिए नियम लागू नहीं हो रहा था, जिस कारण से इस नियम को हटा दिया गया। तो ये दूसरा कोशिश रहा। तीसरा कोशिश आया न्यूलैंड का एक ऑक्टेव लॉ आया। न्यूलैंड का एक ऑक्टेव लॉ आया। इसमें कहते हैं कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल करता है, मतलब उसका समानता होती है। ठीक है, जैसे एक जो म्यूजिकल वोवेल्स होता है, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा,
फिर से हम शापर आ गए, मतलब पहला और आठवां क्या हो गया, सेम हो गया। तो ईच एर्थ एलिमेंट्स रिजेंबल्स विद द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर तो यह लिखा हुआ है कि अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने एक सीरीज बनाया जिसका प्रत्येक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करता था। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये म्यूजिकल वॉवल्स है, ठीक है, और सॉरी ये यहाँ पर आ गया है, एस ए यहाँ पर होगा। तो प्रत्येक पहला और आठवां देखिए क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। पहला और आठवां क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर भी देखिए प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट के, अब 8 वाला कौन है, सोडियम, उसके बाद ये सॉरी चलिए अब ये ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे थे कि सोडियम पहला एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आठवां देखिए, आठवां फिर पोटेशियम है, तो सोडियम पहला हो गया, अब पोटेशियम आठवां हो गया, तो पहला और आठवां का प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो 8 का एक अरेंजमेंट हुआ कि ईच एट्थ एलिमेंट्स रिजेंबल विथ फर्स्ट वन। तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट किसके साथ कॉपी हो रहा है, फर्स्ट वाले के साथ कॉपी कर रहा है। तो इसी को न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें बड़ा फॉल्टिंग क्या था कि एटॉमिक मास कैल्शियम के बाद कोई ऑक्टेव लॉ काम नहीं कर रहा था, और इसी वजह से न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को भी डिस्कार्ड कर दिया गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू सोडियम। तो लिथियम के बाद देखिए फ्लोरीन है, लेकिन इसका आठवां फिर सोडियम जैसा आ जाएगा। तो लिथियम पहला, सोडियम फिर आठवां, फिर इसका आठवां पोटेशियम हो जाएगा। तो ये तीनों एक जैसा प्रॉपर्टीज बिहेव कर रहा था। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट, मतलब एक 8 का जो अरेंजमेंट करना है, अभी 7 है, तो आठवां फिर कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट के नीचे आ जाएगा। तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर था। यही था न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। लेकिन इसमें इसका एक और बात यहाँ पर है कि नोबेल गैस उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। नोबेल गैस वे आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक क्या रहा कि ये रूल सिर्फ काम करता है कैल्शियम तक, इसके आगे कोई भी काम ये नहीं करता है। क्यों, इसका कारण बताया गया कि कैल्शियम तक में आप देखिएगा 8 एलिमेंट का अंतर होता है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 11, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 19, बेरिलियम का फिर 4, 8 जोड़ेंगे तो 12, फिर 8 जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोरोन के बाद 8 है तो 5 13, लेकिन इसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 21 वाला यहाँ पर नहीं आता है, मतलब 18 एलिमेंट का गैप आ गया। तो इसीलिए इसके बाद प्रॉपर्टीज काम करना बंद कर देता है। इतना ही में क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो 2 एलिमेंट के बीच का जो एटॉमिक नंबर का अंतर है वो 8 का है, जबकि कैल्शियम के बाद कितना हो जाता है, 18 का होने लगता है। तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व लास्ट अटेम्प्ट लिया गया लोथर-मेयर के द्वारा, और बहुत सारा अच्छा इंफॉर्मेशन इसमें मिले कि इन्होंने देखिए ये लोथर-मेयर कर्व ही है जो मेंडलीफ को मतलब इनकरेज किया था एटॉमिक मास के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाने का। मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल मेंडलीफ को यहीं से मिला था, ठीक है। लोथर-मेयर कर्व के बाद ही एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के और मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल शो किया जो बिल्कुल इसी के आधार पर था, उसका बेसिस यही था। तो लोथर-मेयर क्या कहते हैं, ये क्या किए, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, मास और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया सारे एलिमेंट के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो उन्होंने एक ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जिसमें कई सारे एलिमेंट्स को वहां पर उन्होंने दर्शाए। जैसे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कि उस ग्राफ में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा, तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसको कि आप ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, इसको उस ग्राफ के पीक पॉइंट पर रखा गया, ऊपर की तरफ रखा गया।
और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये ऑक्यूपाई करता है डिसेंडिंग ग्राफ में, डिसेंडिंग पोजीशन पर। उसी तरह से जो मेटालोइड्स थे, मेटालोइड्स जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एटसेट्रा, ये कहाँ ऑक्यूपाई करता है? बॉटम, ग्राफ का सबसे निचले हिस्से में इसको रखा गया। और जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे कि जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कहाँ पर ऑक्यूपाई करता है? असेंडिंग पोजीशन पर। तो देखिए वो एक ग्राफ जो दिखाया गया, असेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, उसके बाद पिक पॉइंट पर और बॉटम पॉइंट पर। ठीक है, इसके 4 मेन पार्ट है ग्राफ के, असेंडिंग, डिसेंडिंग, टॉप मतलब पिक पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं जो यहाँ पर हमने दिखाया है। देखिए ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया, हालांकि ग्राफ इतना शार्प तो नहीं होता है, लेकिन इसी तरह का एक ग्राफ होता है। ऊपर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से। उसके बाद जो डिसेंडिंग पोजीशन पर, असेंडिंग पोजीशन पर कौन था? और हाँ, मेटालोइड्स जो था नीचे वाले एलिमेंट पर था, यहाँ पर था ये मेटालोइड्स, यहाँ पर क्या था? मेटालोइड्स था, बॉटम पोजीशन पर मेटालोइड्स था। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पर क्या हुआ? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हुए, वो एक अलग है, वो नहीं होना था। उसके बाद एक डिसेंड, पहले तो ऐसे डिसेंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसेंडिंग हो रहा है, ये डिसेंडिंग है, ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है? डिसेंडिंग, घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये भी क्या है? डिसेंडिंग, ये भी क्या है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग पोजीशन मतलब घटते हुए ग्राफ पर क्या आ रहा है? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी ग्रुप सेकेंड लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रखा गया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरह से रखा गया। कैल्शियम यहाँ पर है, इधर स्ट्रोंशियम है, आप देख सकते हैं। और जो इंक्रीजिंग ग्राफ था, मतलब कि असेंडिंग था ग्राफ, जब ऊपर की तरफ उठ रहा था तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये लोथर-मेयर कर्व को देखने का तरीका है। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो पिक पॉइंट पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे। ठीक है, CS होगा। उसके बाद जो मेटालोइड्स हैं वो यहाँ बॉटम पॉइंट पर होंगे, मेटालोइड्स। जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो डिसेंडिंग ग्राफ में है, ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है उसमें है। और जो हैलोजन गैस जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो असेंडिंग ग्राफ पर है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है। तो जो ऊपर उठ रहा है आप देख सकते हैं, हमारा ग्राफ इस तरह से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये। तो इसमें जब ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ नोबल गैस दिखाना है, नीचे आ रहे हैं तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम दिखाना है, टॉप पर फर्स्ट ग्रुप और बॉटम में मेटालोइड्स। तो ये ग्राफ भी बहुत हद तक जो पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स था उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अरेंज्ड कर दिया। मतलब यहाँ इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर चीज़ों को अरेंज किया, काफ़ी हद तक सही मालूम पड़ता है। और इसी के आधार पर, इसी बेसिस के आधार पर जो मेंडलीव थे उनका एक पीरियोडिक टेबल बनके तैयार होता है, जो ओल्ड फॉर्म ऑफ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर एक पीरियोडिक फंक्शन को समझिए। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन क्या है कि जब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बार बार वहीं पर आकर के दोहराए, मल्टीप्लाई हो किसी एक चीज से, तो उसी को कहते हैं फंक्शन। जैसे व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंजमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एलिमेंट को ऐसा सजाया गया कि उसके एटॉमिक मास के आधार पर है कि उसका जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो बार बार रिपीट होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर, एक खास अंतराल पर आने के बाद जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है वो फिर से दोहराने लगते हैं, फिर से उसी तरह से आने लगते हैं। तो इसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एलिमेंट्स को आपको ऐसे सजाया जाए कि वो बार बार फिर से दोहराना शुरू हो जाए, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए एक निश्चित अंतराल के बाद। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल शुरू होता है और इनका बेसिस क्या था? लोथर-मेयर कर्व। जो आपने प्रीवियसली अभी लोथर-मेयर कर्व का कॉन्सेप्ट देखा, वहीं से ये इंस्पायर्ड है और वहीं से इन्होंने ये एक अपना लॉ लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, याद रखिएगा एटॉमिक वेट। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया है वो एटम के या एलिमेंट के एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के आधार पर तैयार किया गया है। दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। अभी जस्ट हमने यही कहा कि चूंकि ये इंस्पायर्ड हुए हैं लोथर-मेयर कर्व से और लोथर-मेयर ने एटॉमिक मास और वॉल्यूम पर डिसाइड करा, तो इसीलिए ये भी क्या किए, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के आधार पर एटम को अरेंज कर दिए। पहली बात। दूसरी बात मेमोराइज कीजिए कि जिस समय मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय कितना एलिमेंट पता था, 63 एलिमेंट्स पता था, और उस समय नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। नोबेल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हो पाया था, वे आर नॉट डिस्कवर्ड। तीसरा बात आप याद रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और टोटल कितना पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना है। जो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स, और इसका संख्या क्या होता है, 7। उसी तरह से चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। जो टॉप टू बॉटम होते हैं, ऊपर से नीचे जो हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और कितना ग्रुप्स होते हैं, टोटल 8 ग्रुप्स। उस समय जब 63 एलिमेंट्स था, मेंडलीव का एक पुराना पीरियोडिक टेबल है जिस समय कितना ग्रुप था, 8 ग्रुप उस समय दिया गया था। आप जो 18 बोलते हैं वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं। चलिए, पांचवा है कि प्रत्येक ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया। ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। जैसे एक ग्रुप है तो उसमें एक ग्रुप ए होगा, एक ग्रुप बी होगा, तो 2 सब ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप ए को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट। ग्रुप ए को रखा गया किसमें, नॉर्मल एलिमेंट में रखा गया। ग्रुप ए को क्या बोला गया, नॉर्मल एलिमेंट। और जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में रखा गया ट्रांजिशन, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, क्वाइनेज मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट आप याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट को बी सीरीज में रखा गया। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम आपको ले चलते हैं जो सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको, हाँ ओ सॉरी, देखिए उसको एक जो टेबल बनाया गया था जिसमें हमने बीच में पीरियोडिक टेबल को बताया था कि डी ब्लॉक होते हैं 10 वाला, वही उसके बारे में हमको बताया था। खैर, तो नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। नहीं है, दिखा सकते थे उस, ये एफ नंबर याद रखना है। ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट के लिए, ग्रुप बी किसके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, ठीक है, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, जो ग्रुप सेम ग्रुप में है उसके प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। इन्होंने काफी हद तक कोशिश करा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा जाए, तो इनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक था। अब आते हैं मेरिट्स क्या है इसके। देखिए इसमें एक बहुत ही अमेजिंग बात एक है, बहुत ही यूनिकनेस है इनके एक थ्योरी में, कि मैंने जो ब्लैंक स्पेस था, ब्लैंक स्पेस के बारे में, कि जिस एलिमेंट का खोज नहीं हुआ है अभी उसके लिए पहले से ही जगह तय कर दिया गया है। जिस एलिमेंट का खोज नहीं हुआ है उसके लिए जगह पहले से खाली छोड़ दिया गया है और उसका कुछ नाम रख दिया गया है। दैट्स अमेजिंग थिंग। जैसे जो इट गिव्स इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, सम गैप्स वी आर लेफ्ट इन इट, कुछ जगह बीच में छोड़ दिया गया है। जैसे हम आपको बताते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। अब आ जाइए गैलियम, यहां पर ये देखिए, एल्युमिनियम के बाद गैप छोड़ दिया गया था। एल्युमिनियम के बाद ये क्या था, ये गैप था, ये था गैप, क्योंकि उस समय गैलियम का खोज तो नहीं हुआ था ना। तो क्या किया गया, इसके जगह पर इका एल्युमिनियम लिखा गया, इका एल्यूमिनियम, ठीक है।
बोरोन का खोज हो चुका था, एल्युमिनियम का खोज हो चुका था, गैलियम का खोज नहीं हुआ था। तो उस समय ये जगह छोड़ दिया गया और इस गैप का क्या नाम रखा गया? इका एल्युमिनियम। माने कि एल्युमिनियम के बाद डिस्कवर होता है, उसको इका बोल करके उसको पहले वाले एलिमेंट को बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे और भी आपको बताते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एलिमेंट उस समय नोन नहीं था, ये एलिमेंट उस समय नोन नहीं था, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये अननोन था। तो इसीलिए उस समय इसको खाली रखा गया। ठीक है, उसको खाली रख दिए, तो ये पार्ट यहाँ पर था ब्लैंक कर दिया गया। और इसका जानते हैं क्या नाम रखा गया? इसका भी नाम रखा गया इका सिलिकॉन। क्या नाम रखा गया? इका सिलिकॉन। तो ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड इका सिलिकॉन। देखिए, ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया उसका क्या नाम है? इका सिलिकॉन। गैलियम के लिए छोड़ा गया इका एल्युमिनियम। तो पहले वाले का नाम बोलना है इका बोल करके, और उसके ठीक ऊपर वाला है उसका नाम बोलना है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही अमेजिंग चीज यही रहा है कि जिसका खोज नहीं हुआ है उसके लिए पहले से ही जगह तय है कि जो भी अब ये वाला चीज अगर खोजा जाएगा तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा, और उसके लिए नाम क्या? इका करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग था। जैसे इका एल्युमिनियम गैलियम के लिए, इका बोरोन स्कैंडियम के लिए, इका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, इका मैग्नीज किसके लिए? टेक्नीशियम के लिए। तो ये चीज याद रखना है आपको। ये था मेरिट्स। अब आ जाते हैं डिमेरिट्स, क्योंकि इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हैं, मतलब एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। बुराई क्या है इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में शुरू से ही नहीं पता है, मेंडलीफ ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, ये इसका समानता होता है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 7 के साथ। फर्स्ट का जैसा प्रॉपर्टी, 7 का जैसा प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन का वैसा प्रॉपर्टीज। अब हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखे या फिर 7 में रखे, ये चीज का पता है ही नहीं इसमें। तो इसीलिए एक ये चीज बहुत ही क्या बोलते हैं डिमेरिट्स है इसका, कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि इसका पोजीशन हाइड्रोजन का कहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप जानते हैं कि एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। लेकिन क्या आपने कभी पीरियोडिक टेबल में कहीं पर ड्यूटेरियम लिखा हुआ देखा है? कहीं पर आपने पीरियोडिक टेबल में कहीं ट्राइटियम लिखा हुआ आपने देखा है? नहीं। या किसी भी कार्बन में आइसोटोप जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, इस तरह से C12, C14, देयर आर नो एनी सेपरेट प्लेस फॉर C12 एंड C14 ऑल्सो। तो इसलिए कोई भी आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह डिसाइड नहीं किया गया। उसके बाद एक और है ड्रॉबैक इसका, देखिए कि लाइक एलिमेंट को डिफरेंटली प्लेस्ड किया गया। जो लाइक एलिमेंट्स थे उस एक जैसे एलिमेंट को 2 अलग अलग जगह पर रख दिया गया। जैसे प्लैटिनम 8 ग्रुप में है और गोल्ड 1B ग्रुप में है। प्लैटिनम 8 ग्रुप में है और गोल्ड 1B ग्रुप में आ गया। चूंकि 1 जैसे कि ग्रुप को डिवाइड किए थे सब ग्रुप में ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। तो 1 में 2 आ जाएगा 1A 1B, 2 में 2 आ जाएगा 2A 2B, 3 में 2 आ जाएगा 3A 3B, 4A 4B, इस तरह से आएगा। तो ये 1B है। अब है क्या कि प्लैटिनम और गोल्ड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये लगभग सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में रखा गया, जबकि दोनों को क्या रखा जाना चाहिए था? सेम में रखा जाना चाहिए था। जब दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ये 2 अलग अलग ग्रुप में क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एक डिमेरिट्स है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए एक और चीज फिर उसी तरह से, जिस तरह से सेम प्रॉपर्टीज वाले को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, तो यहां भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में प्लेस्ड कर दिया गया। जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ये है और ये लेस रिएक्टिव है। ये माने क्वाइनेज एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आप इसको बोल सकते हैं, और ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो अनलाइक एलिमेंट्स वी आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप में इसको रखा गया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अलोंग विथ सोडियम पोटेशियम रख दिया गया।
ठीक है, जो उस समय का मेंडलीव पीरियोडिक, अभी इसको आप कंपेयर मत कीजिएगा किसमें, अभी आपके दिमाग में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल चल रहा होगा। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जिस समय था पुराना वाला, उसमें जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और फिर सोडियम पोटेशियम वाले सीरीज को एक साथ रख दिया गया था, ठीक है, जबकि ये दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यही था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो अभी आपने देखा पीरियोडिक टेबल को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, लिखना सिखाए हैं आपको, कहाँ पर कितना ब्लॉक्स देंगे, एस ब्लॉक को लिखना है, फिर डी ब्लॉक को लिखना है, फिर पी ब्लॉक को लिखना है, मतलब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, डी ब्लॉक में 10 और पी में 6, इस तरह से 18 ग्रुप दिखाना है, एलिमेंट भर देना है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है, बेसिक फैक्ट्स याद रखना है, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका इनिशिएशन कैसे कैसे हुआ, डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले लेवोजियर आया, उसके बाद डोब्रेनर आया, उसके बाद न्यूलैंड आया, उसके बाद लोथर मेयर आया। लोथर मेयर से इंस्पायर्ड हुए कौन, मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेकर के उन्होंने एक पीरियोडिक फंक्शन दे दिया एटॉमिक मास के आधार पर। फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा बताएं आपको, उसको याद रखना है। और मेंडलीव के मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों चीज इसके अंदर है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में बात करेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या क्या है उसमें। थैंक यू।